اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران। मोहतरम हज़रात और मेरी माँ और बहनें, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले जो आपको परिचय दिए गए थे उसमें चंद सवालात आपसे किए गए थे। एक सवाल के पीछे कम से कम 3-4 घंटे खपाए गए थे। उसके बाद एक सवाल तय किया गया था और कोई रस्मी सवालात नहीं थे, अलर्ट तक कोई सवालात नहीं किए गए थे। हम शुक्रगुजार हैं उन वालियों के जिन्होंने बहुत इसको अहमियत दी और बेहतरीन अंदाज में उसके उन सवालात के जवाब लिखे और हम तक पहुँचाए। हमने कुछ सवालात में से उन सवालात के जवाब में से कुछ चीज़ें नोट की है। हम चाहते थे कि उन सारे सवालात को अच्छी तरह से पढ़ा जाए और अच्छी तरह से उनका जो खुलासा आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमने हद दर्जा ये कोशिश की है। हमसे जितना बन पड़ता था उतनी हमने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट्स को जो है अच्छी तरह से पढ़ा जाए। हमारे उलमा की एक टीम इसके पीछे माशाल्लाह लगी हुई थी और इन्होंने इस पर चंद पॉइंट्स इसको नोट किए। उन पॉइंट में से भी कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं। तो मशवरे के तौर पर दो चंद बातें हमारे सामने आई थी। एक बात तो ये आई थी कि SMS सिस्टम कायम किया जाए। इसका मतलब ये है कि लोगों तक हमारे वाली हजरात तक जो है ना अपने तलबा की कारगुजारी, उनका माहाना रिपोर्ट, उनका हफ्तावारी रिपोर्ट, उनका सालाना रिपोर्ट, ये SMS के ज़रिए उन तक पहुँचाया जाए। हमने हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने इसको नोट किया है, इंशाल्लाह इस पर गौर किया जाएगा और आइंदा ये सिस्टम शुरू करने का हम अज़्म मुसम्मम रखते हैं। दूसरा, ताम क़याम का इंतज़ाम, उसके लिए भी जो पहले से ही जो है ना हमारी मैनेजमेंट कमेटी इसके लिए तैयार है और माशाल्लाह कोशिशें कर रही है। आप हज़रात से दुआओं की गुजारिश है कि दुआ करें कि इंशाल्लाह जो ये निज़ाम जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। उसकी स्टार्टिंग इस तरह से हो गई है कि हमारे यहाँ अक्सर ब्रांच के जितने भी तलबा हिफ्ज़ पढ़ते हैं उन हिफ्ज़ के तलबा का रात का शबीना क़याम जो है यहाँ शुरू हो गया है। रात को माशाल्लाह तलबा यहाँ आ जाते हैं, सुबह फजर से पहले उनकी पढ़ाई का जो है निज़ाम शुरू हो जाता है और इस तरह से अभी तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काबू में आ जाएगी। अब हम इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक एक को जो है लेकर के उस पर गौर किया जाए, मुदाखरा किया जाए और इंशाल्लाह उसको जो है बरूए कार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारी 7वीं कड़ी, इस पेरेंट्स मीटिंग की सबसे अहम कड़ी जो है, उसके लिए मैं मौलाना को दोबारा सहमत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लावे और टॉपिक द ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लामिक तरबिया, इस्लामिक तरबिया और इस्लामी तरबियत का सही मतलब क्या है, हम इस्लामी तरबियत किसे कहते हैं और असल इस्लामी तरबियत किसे कहा जाता है, उसका मतलब वाज़ेह करने के लिए मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि दोबारा तशरीफ़ लावे और हमारे सामने बात को सही वाज़ेह तौर पर रखें। उसके लिए जो आपको पर्चा दिया गया है उसमें स्पीच 2 बाय मौलाना अहमद इंचार्ज ऑफ जामिया, उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि बात सुनते हुए हम उसकी तरफ कुछ तवज्जो रखें ताकि इंशाअल्लाह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारी इस मजलिस की समझ लीजिए कि ये रूह और जान है। इसके लिए मुझे 40 मिनट का वक्त दिया गया था और मुझे कहा गया था कि आपको वक्त की पूरी पाबंदी करनी है, लेकिन हम पहले से ही लेट चले आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को इसमें से हज़म करते हुए असल जो मकसद है आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आप भी साथ दीजिए। अब पहली मजलिस की तरह इसमें सिर्फ मुझे बोलना नहीं है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप भी इसके अंदर सपोर्ट करें और आप अपनी जुबानों को, अपने जिस्मों को और अपनी आँखों को हिलाते हुए मेरे साथ साथ इसमें आगे बढ़ें। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो हमें अपने जहन के अंदर ये सवाल पैदा करना है कि क्या हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा वहाँ बैनर लगाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये कोई रस्मी मजलिस और ये बयान, लेक्चर या कोई प्रवचन नहीं है, बल्कि ये एक मकसद को चलने के लिए और एक मकसद की इब्तिदा। तो हमें सोचना है कि क्या हमें
अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बदलना है, फ्यूचर के अंदर हमें कुछ अच्छी चेंजिंग लाने की कोशिश करनी है या नहीं करनी। अब उसके लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि तालीम से ज्यादा हम बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। तरबियत, मेथोडोलॉजी और तरबियत का तरीका, तरबियत का अंदाज और कॉन्सेप्ट ऑफ तरबियत का मफहूम, ये दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। बुनियादी बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में चूक कहाँ करते हैं, आखिर हमारी वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारे बच्चों में वो खातिर खा फायदा हमें नजर नहीं आता है। कभी हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी वो कौन सी कोताही है। आज अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। सबसे पहली बात, तरबियत का जो मफहूम, जो मतलब और तरबियत का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ क्लियर नहीं है। और इसके नतीजे में जब तरबियत का मतलब ही हमारे दिमाग में वाज़ेह और क्लियर नहीं है तो तरबियत का जो तरीका होगा, तरबियत का जो मेथड होगा, उसके अंदर हमसे जरूर गलती होगी। हमें एक चीज का पता ही नहीं है कि भाई बाइक क्या है या बाइक चलाना कैसे चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि बाइक के ऊपर जब हम बैठेंगे और चलाएंगे तो चला नहीं सकेंगे। अगर किसी औरत को पता ही नहीं है कि भाई चावल क्या चीज है तो वो बनाने का अंदाज जो है उसके अंदर गलती करेगी। तो हमें पहले अपना कॉन्सेप्ट, तसव्वुर और तरबियत का जो मफहूम है हमें अपने ज़हनों के अंदर क्लियर करने की जरूरत है। आपके पर्चे में इसको वाज़ेह तरीके से लिख दिया गया है। ये पर्चे आपको घर पे ले जाने हैं और फिर आपको इसके ऊपर गौर करना है कि भाई इसके अंदर जो लिखा गया है क्या ये हमारे काम का है या नहीं है। सबसे पहली बात, तरबियत का मतलब के अंदर हम कहाँ गलती करते हैं, तरबियत को समझने में हमसे कहाँ चूक हो रही है। सबसे पहली बात, तरबियत का अंग्रेजी में तर्जमा आप गूगल ट्रांसलेट के ऊपर तलाश कीजिए, आपको मिलेगा ट्रेनिंग। तरबियत का मतलब क्या मिलेगा, तरबियत का तर्जमा हमें गूगल ट्रांसलेट में मिलेगा ट्रेनिंग। अभी आपको यहाँ नहीं देखना है, घर पे जाके देखिए। ये सबसे हमारी बड़ी गलती है। जिस तरीके से हम हाथी को ट्रेन करते हैं और सर्कस में फुटबॉल खेलता है, जिस तरीके से हम शेर को ट्रेन करते हैं और वो आग के हल्के के अंदर से कूद कर निकल जाता है और हम समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने ट्रेन कर दिया। मैं कहता हूँ बैठ, बच्चा बैठ जाता है। मैं कहता हूँ खड़ा हो जा, बच्चा खड़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ खा ले, बच्चा खा लेता है। मैं कहता हूँ पढ़ने बैठ, बच्चा पढ़ने बैठ जाता है। मैं जो कहता हूँ मेरा बच्चा वो कर लेता है। हमने समझा कि हमने तरबियत के अंदर कामयाबी हासिल कर ली। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तरबियत को ट्रेनिंग समझ लिया है। तरबियत का असल इंग्लिश तर्जमा क्या होता है, तरबियत का तर्जमा होता है मेंटोरिंग, रहनुमाई, हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाना, उसको हिदायतें देना। तरबियत का असल तर्जमा मेंटोरिंग होता है। अब मेंटोरिंग का क्या मतलब है, आज की इस मजलिस के अंदर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि तरबियत का जब हमने ट्रेनिंग मतलब समझ लिया तो इसकी वजह से क्या क्या कोताहियां आ रही हैं, और तरबियत का जब हम मतलब मेंटरिंग समझेंगे तो उसकी वजह से हमारे अमल में और हमारी सोच के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। तरबियत क्या है, तरबियत टीचर अपने स्टूडेंट के ऊपर जोर डाल के किसी भी तरीके से उससे अगर कोई काम करवा ले, पेरेंट्स और माँ बाप किसी भी तरीके से कोई भी तरीका इख्तियार करके खौफ से, लालच के जरिए से अगर अपने बच्चे से कोई काम करवा लेते हैं तो ये तरबियत नहीं है। दोस्त जमा कर, डरा कर, धमका कर, लालच देकर, उसके अंदर कुछ ऐसे जज्बात पैदा करके
अपने बच्चे से किसी न किसी तरीके से कोई काम करवा लेना, ये ट्रेनिंग है, ये तरबियत नहीं। तरबियत क्या है? तरबियत ये है कि बच्चा अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने शौक से अच्छे काम करने वाला बन जाए, अच्छा काम उसकी चॉइस बन जाए, अच्छा काम उसकी पसंद बन जाए, नमाज उसकी चॉइस में आ जाए। वो नमाज इसलिए ना पढ़ रहा हो कि मेरे उस्ताद मुझे देख रहे हैं, वो नमाज इसलिए ना पढ़ रहा हो कि मुझे डायरी में राइट लगाना है, वो नमाज इसलिए ना पढ़ रहा हो कि मुझे अब्बा डांटेंगे। आपने बच्चे से कह दिया कि तुझे ये काम करना है तो करना है, ये तरबियत नहीं है। उसके अंदर से जज्बा उठना चाहिए, उसका माइंड और उसका दिलो दिमाग बदल जाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे कोई देखे या न देखे, हालात मेरे मुखालिफ हों। ऐसा माहौल और ऐसा मुआशरा जहां अच्छा काम करने की वजह से खतरात का सामना करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी वो अच्छा काम करे, ऐसे हालात जहां अच्छा काम करने की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, तरबियत के नतीजे में बच्चे के अंदर ये तब्दीली आनी चाहिए कि नुकसान के बावजूद भी वो अच्छा काम करने वाला बन जाए। ये है तरबियत का कॉन्सेप्ट और ये है तरबियत का सही मफहूम और तसव्वुर। हमारी गलती है कि नहीं है? देखो आप लोग साथ नहीं दे रहे, फिर आप लोगों को कंटाला आएगा, घड़ी देखेंगे, वक्त देखेंगे, साथ दीजिए। भाई गलत कह रहा हूं, अगर गलत कह रहे हैं तो आपको माइक दिया जाएगा, आप बातचीत कर सकते हैं, ये मुज़ाकरा कर। जी भाई किसी को जरूरत है माइक की, अगर आपको लगता है कि नहीं तरबियत का मतलब ट्रेनिंग ही होता है और मेंटरिंग तरबियत का मतलब नहीं होता है, तो आप बातचीत कर सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल इजाजत है, हमारे यहाँ बच्चों को भी बोलने की इजाजत है, तलबा को भी बोलने की इजाजत है, सवाल करने की छूट हमारे यहाँ बिल्कुल ओपनली दी जाती है। सोचिए जरा, गौर कीजिए कि वाकईतन हमसे तरबियत का मतलब समझने में गलती हो रही है या नहीं हो रही। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये है कि हमने ट्रेनिंग को तरबियत समझ लिया और तरबियत का सही मफहूम हमारे ज़हनों से निकल गया। ये भी यूं कहिए कि हमारे समाज, मुआशरे और मगरिबी तहजीब की देन है। कभी और वक्त की सुई आगे बढ़ती जा रही है। अब हमें समझना यह है कि तरबियत का सही तरीका क्या है। तरबियत का तस्वुर हमने समझ लिया, तरबियत का मतलब, माना, मफहूम, कॉन्सेप्ट हमारे जहन के अंदर वाज़ेह हो गया कि तरबियत क्या है, तरबियत का मतलब क्या है। तरबियत का मतलब दौड़ जमा कर जबरदस्ती किसी बच्चे से काम करवा लेना, ये तरबियत का मतलब नहीं है। तरबियत का मतलब ये है कि वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करना सीख जाए, अपने इख्तियार से सही चीज को वो चुनने वाला बन जाए। तरबियत का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम जाते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ तरबिया। समझ में आ जाएगा, लिखने में भी हम वक्त कभी बर्बाद नहीं करते, मकसद की तरफ जा रहे। तरबियत का हमने मतलब क्या समझ लिया, तीन चीजें हैं। मेथोडोलॉजी यानी तरीका, अंदाज, ढंग, हमारी प्रक्रिया। तरबियत करने के लिए हम क्या क्या किया करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें समझने की जरूरत है। बड़ी अहम बात है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, मेरे 40 मिनट थे, असल में मुझे इसमें ज्यादा वक्त चाहिए था, लेकिन मुझे पाबंद बनाया गया कि नहीं आपको इतना ही, लोगों का वक्त जो है कम लिया जाए। तो जरा समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बहुत अहम बात है, बड़ी मेहनतों के बाद ये चीज तैयार की गई है ताकि हमारे जहनों के अंदर हमारी गलती नमूदार हो जाए। सबसे पहली चीज, मेथोडोलॉजी ऑफ तरबिया क्या नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
ये 3 चीजें तरबियत के तरीके के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके परिचय में लिखा हुआ है कंट्रोल, नंबर 1, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 मॉनिटर। कंट्रोल का मतलब यह है पाबंद बनाना, किसी को किसी चीज का पाबंद बनाना। तर्जमा लिख देता हूं ताकि जिनको बहुत ज्यादा अंग्रेजी समझ में ना आए वो आसानी से समझ सके। पाबंद बनाना। कंडीशन, खौफ या लालच देकर किसी को किसी चीज का पाबंद बनाना। और मॉनिटर, वॉच रखना, उसकी चेकिंग करते रहना कि भाई तूने ये काम किया या नहीं किया। हम यही करते हैं, बच्चे को पहले कंट्रोल करते हैं, पाबंद बनाते हैं कि तुझे ये करना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया, कंडीशन, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी खैर नहीं है। अगर तू ऐसा कर लेगा तो तुझे साइकिल मिलेगी, तुझे बाइक मिलेगी, तुझे मोबाइल मिलेगा, तुझे कपड़े मिलेंगे, तुझे कैंडी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, बाहर खाने ले जाऊंगा। कंट्रोल किया हमने, किसी न किसी तरीके से हमने उसको किसी काम के ऊपर लगाया और उसके लिए हमने वो शर्तें लगाई, या तो खौफ के जरिए से या लालच के जरिए से हमने कंडीशनें उसके सामने रखी, शर्तें उसके सामने रखी, ताकि वो किसी तरह के खौफ की वजह से या किसी तरह के लालच की वजह से किसी अच्छे काम को करने का पाबंद बन जाए। और फिर हम वॉच रखते हैं, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, किसने देखा था, तूने झाड़ू लगाई। मैं अभी पूछती हूँ, मुलाजिमा से पूछती हूँ, इसने झाड़ू लगाई? मुलाजिमा को अपने बच्चों के ऊपर हमें अहमियत दे रहे। कहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्तों, सोचने की बात है। अपने बच्चों की नीयतों के ऊपर हम बचपन से शक करते हैं। वो बच्चे के जहन में ये बैठेगा कि मेरा अब्बा मेरे ऊपर शक कर रहा है, मतलब यह है कि तरबियत के लिए शक किया है। बड़ा अजीब मसला है हमारे मुआशरे का और हमारे समाज के अंदर, ये बहुत अहम मसला है, हमें इसको अहमियत देनी चाहिए। कंट्रोल, कंडीशन और मॉनिटर, ये तरबियत की व्याख्या में, तरबियत की मेथोडोलॉजी में आना ही नहीं चाहिए। बात मुख्तसर कर रहा हूं, समझ में आ गया है? बिल्कुल आसान है समझना। मकसद क्या है? कंट्रोल, कंडीशन और मॉनिटर के नतीजे में जब तक आप उसके ऊपर वॉच रखेंगे, जब तक उसके सामने किसी चीज का डर है, जब तक उसे किसी चीज का लालच है, वो अच्छा काम करेगा। जैसे जो खौफ खत्म हुआ, आपसे बड़ा हो गया, अब आपको कमा कर खिला रहा, या उसको अंदर लालच खत्म हो गई, किसी चीज की चाहत नहीं है, वो खुद कमा कर चीजें दे रहा और डर खत्म हो गया, तो आपका कंट्रोल भी खत्म हो गया। जिस बच्चे से आपने फ्यूचर में उम्मीदें वाबस्ता की है, आगे मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे समाज और मुआशरे में, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं। उस समाज और उस मुआशरे, उस सोसाइटी का आलम यह है कि माँ बाप वृद्धा आश्रम के अंदर, बड़ा अजीब मसला है कि आज हमारे यहाँ भी वृद्धा आश्रम खोले जा रहे हैं, बड़ों के लिए रहने की जगहें बनाई जा रही हैं। इसका नतीजा यही है कि हम अपने बच्चों की तरबियत के अंदर फेल हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग को तरबियत समझ लिया। इसके मुकाबले में तरबियत की सही मेथोडोलॉजी है, वो भी आपके पर्चे के अंदर लिखी हुई है। आप इसका मतलब और तर्जुमा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज तरबियत के लिए रिलेशनशिप, ताल्लुकात, रिश्ता, संबंध। हम बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बेहतर तरीका यह है कि हम बच्चों से ताल्लुक बनाएं। एक रिश्ता होना चाहिए, गाढ़ संबंध होना चाहिए। ताल्लुक बड़ी वसी चीज है।
बीवी का शोहर के साथ, शोहर का बीवी के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, इसके हुदूद क्या है, इसमें वसाअतें क्या है, माँ बाप का बच्चे के साथ, बच्चे का माँ बाप के साथ, हमारा अपने भाइयों बहनों पड़ोसियों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ये एक अलग टॉपिक है जो हम निकाहों की मजलिसों में सुनते हैं और इसको सीधा रहमी कहते हैं। वो ताल्लुकात, वो रिश्तेदारियां, वो रिलेशनशिप, अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक कैसे दुरुस्त करें। बड़ा अहम मसला है हमारे लिए। बच्चों की तरबियत की निस्बत से और बच्चों के ताल्लुक की निस्बत से हमारा ताल्लुक अपने बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर आप अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, बल्कि आप किसी की भी तरबियत करना चाहते हैं, आपके लिए ताल्लुक कायम करना शर्त और जरूरी है। जब तक उसके साथ आपका रिलेशन डेवलप नहीं होगा, जब तक आपने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, एक ताल्लुक नहीं बनाया है, तब तक आप उसकी तरबियत कर ही नहीं सकते। बड़ी बुनियादी बात है। ताल्लुक के नतीजे में क्या होता है और ताल्लुक पैदा कैसे किया जाता है, मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। ये तो समझ ही गए होंगे कि रिलेशनशिप का मतलब है ताल्लुक। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। जल्दी जल्दी हमें 3 चीजें मुकम्मल करनी है। रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको 2 काम करने हैं, साइड में लिख लीजिए। नंबर 1, गुजराती में लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए। समझने से ज्यादा, समझाने से ज्यादा समझने पर वक्त खर्च किया जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को समझाते हैं ज्यादा। माहिरीन ने लिखा है कि बच्चे को समझाने में सिर्फ 20% हमारा वक्त जाना चाहिए और बच्चे को समझने के अंदर हमारा 80% टाइम खर्च होना चाहिए। बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा? बच्चा माफी नहीं मांग रहा है, क्यों नहीं मांग रहा है? एक बच्चा दूसरे बच्चे से हसद कर रहा है, क्यों कर रहा है? हम सोचें, समझें, बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर गौर करें। मैं तो कहता हूं कि माँ को, हर माँ को अपने बच्चे की साइकोलॉजी की माहिर बन जाना चाहिए और हर टीचर को अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी का माहिर बन जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अभी बच्चा जो है, मेरा ये कहने की वजह से मेरे बच्चे का रिएक्शन क्या है, मुझे ऐसा करने की वजह से मेरे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और मैं क्या कहती हूँ तो मेरे बच्चे को गुस्सा आता है, मैं कौन सा तरीका अपनाती हूँ तो मेरा बच्चा काम के ऊपर आमादा नहीं होता। हर माँ बाप को और हर टीचर के ज़हन के अंदर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? समझाने से ज्यादा समझने पर वक्त खर्च किया जाए। अपने बच्चे को समझे और उसकी हर एक्टिविटी, हर हरकत के ऊपर हम गहरी नजर रखें। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे के अंदर आपका ताल्लुक जो है वो बच्चे से बनेगा। ये एक बुनियादी चीज है, इसको भी मैं मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये अपने अंदर एक अलग अलग टॉपिक है मेरे दोस्तों, समझने की जरूरत है। ये जो पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है, ऐसी मीटिंगें बार बार होनी चाहिए। लोग ऐसे सेक्शन के लिए पैसे खर्च करके आते हैं, वक्त निकाल के पैसे खर्च करके और वक्त की पाबंदी के साथ महीनों तक आते हैं। और हमारे समाज और माशरे में इस सिलसिले में कोई बेदारी पाई ही नहीं जाती। हम समझते हैं कि मैं तो अब्बू हूँ, मैं तो अम्मी हूँ, मुझे तरबियत की क्या जरूरत है। सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत करें तो उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं, और उसके लिए पहला उसूल और पहला स्टैंडर्ड क्या है कि समझाने से ज्यादा समझने पर वक्त खर्च किया जाए। और दूसरे नंबर पर रिस्पेक्ट, अदब, एहतराम, अपने बच्चों का अदब कीजिए।
तू, तेरा, ये जो अल्फाज हैं वो हमारी जुबानों पर नहीं आने चाहिए। बेटा, आप, कर नहीं, कीजिए। ये जो रिस्पेक्ट है, बच्चा आ रहा है तो जैसे हम किसी मालदार आदमी को या हमारे किसी ऐसे इंसान को जिससे हमें बड़ा नफा होने वाला है उसको जो रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप अपने बच्चे को जितना बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को जितना बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, उतने बड़े इंसान को दुनिया जो रिस्पेक्ट देती है, हम अपने बच्चे को वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, ताल्लुक बिल्ड हो जाएगा और इसके नतीजे में आपको तरबियत का मकसद हासिल हो जाएगा। ये दो चीजें जहन में रखिए, लिखनी हो तो नोट कर लीजिए। समझाने से ज्यादा समझने पर वक्त खर्च करें और अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें, अदब करें, उनको अहमियत दें। अभी हमें गौर ये करना है कि हमारा रवैया अपने बच्चों के साथ जो हम देख रहे हैं, ऐसा रवैया माशरे में कैसे लोगों के साथ अंजाम दिया जाता है। इधर बात समझ में नहीं आती, अरे तू क्या कर रहा, किसकी बात काटी जा रही है। ये रवैया हम समाज में कैसे लोगों के साथ इख्तियार करते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं आसमान का सितारा, और रवैया क्या है, जैसे कि पांव की धूल। बनाना चाहते हैं उसको एक बड़ा इंसान, और उसके साथ मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा खराब लग जाएगा। जो रवैया हम अपने बच्चों के साथ इख्तियार करते हैं, कभी संजीदगी के साथ सोचिए मेरे दोस्तों कि क्या हमारा बच्चा इसी लायक है। क्या अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी में इतनी बड़ी नेमत क्या इसीलिए दी है कि हम अपने बच्चों के साथ ये रवैया इख्तियार करें। हमारे समाज के बड़े मसाइल में से ये है, और हमारे स्कूल, इंस्टीट्यूट और हमारे मदारिस के बड़े मसाइल में से ये है। ना माँ बाप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं, ना असातिज़ा अपने तलबा को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर ये मसला हल हो जाए, ताल्लुक कायम हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगी। इससे पहले की भी एक शर्त है, इससे पहले की शर्त ये है कि अगर आप अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं तो आपकी तरबियत हो जानी चाहिए। मुरब्बी बनने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप की तरबियत करें। मुस्लिह बनने से पहले हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये कि हमारी इस्लाह होनी चाहिए। हमारे अंदर के जो जज्बात हों उसको बदलने की जरूरत है। हम अल्लाह की खातिर नहीं करते हैं, आखिरत के लिए नहीं करते हैं, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो अपने आप को सुधारना। ये बड़ी कीमती चीज है। अगर आप अपने बच्चों से ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, तो उससे पहले जरूरी है कि आप मुरब्बी बने, आप अपने आप की तरबियत करें। और उसके बाद नंबर आएगा रिलेशनशिप का। दूसरे नंबर पर एक आपके पर्चे में लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन। रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन, सूरज की रोशनी या किसी ट्यूबलाइट की रोशनी हम आईने के ऊपर डालते हैं तो वहां से वो रोशनी वापस आती है। या यूं समझिए कि हम आंखों से जब बाहर देखते हैं तो बाहर अगर उजाला है तो हमारी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है। तो रोशनी का वापस होकर आना इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव। लेकिन कॉन्वर्सेशन का मतलब ये गुफ्तगू। रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि अपने बच्चों के साथ ऐसी बातचीत, ऐसा मुकालमा जो सोचने के ऊपर मजबूर करे, विचारों की आपले, सवालों का इधर से उधर होना। अब आपने सवाल किया, उसने जवाब दिया, उसने सवाल किया, आपने जवाब दिया। ये जो सवाल एक दूसरे से होते हैं इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन। मैं इंशाल्लाह आपको एक मिसाल से समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाता हूँ, वक्त तो बहुत आगे बढ़ रहा है।
मैं आपको मिसाल से पूरी बात इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, मुकालमा। और तीसरे नंबर पर चीज आती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतिसाबी। उर्दू में इसको कहते हैं खुद एहतिसाबी, गुजराती में कहते हैं आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण, अपने आप का जायजा लेना, अपने अंदर क्या चल रहा, खुद एहतिसाबी। मैं ये जो कर रहा हूं क्या मुझे करना चाहिए? मैं जो ये कर रही हूं क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मैं जो ऐसा सोच रही हूं क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? मैंने जो वो किया क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, एक बातचीत अपने आप से। जब इंसान अपने आप से बातचीत करता है तो इसका इंटर डायलॉग अच्छा हो जाता है। हम सोचते हैं अंदर, वह मुझे क्या करना है, फुला ने ग्राहक के साथ कैसे डील करनी है, मुलाजिमा कल आएगी तो उसके साथ क्या क्या काम करवाना है, सासू माँ ने ऐसा किया तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ये जो हम अंदर सोचते हैं, कभी अपने बारे में सोचें, कभी अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते के ऊपर जा रहा हूं या मैं किस रास्ते के ऊपर चल रही हूं। कभी इसका जायजा लें। इससे क्या फायदा होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लाइफ को बदलने वाली बड़ी चीजों में से एक ये है कि इंसान अपने अमाल का खुद मुस्लिह बन जाए, अपने आप की जांच करने वाला खुद बन जाए। इसके नतीजे में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हासिल हो जाएगी। और ये चीजें जो हैं, तीनों चीजों के अंदर हम गौर करेंगे तो अगर रिलेशन बन गया तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल करते रहेंगे बच्चे को तो बच्चा कभी कंट्रोल होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन आपने उसके साथ ताल्लुक डेवलप कर लिया, आपका एक उसके साथ बॉन्डिंग हो गया, आप उसको समझने लग गए, वो आपको समझने लग गया, आपने उसकी रिस्पेक्ट शुरू कर दी, उसने आपकी रिस्पेक्ट शुरू कर दी। ये जो ताल्लुक बनता है, इस ताल्लुक के नतीजे में इंसान हमारी बात टालता नहीं। आप यहाँ आए, अपना वक्त निकाल कर, क्यों आए? आपका इदारे से ताल्लुक है। अगर हमें कोई दावत में बुलाता है जिससे ताल्लुक होता है, वहां एहतिमाम ज्यादा होता है। अगर हमें कोई अल्लाह वाला कोई बात कहता है तो हम उसके ऊपर जल्दी आमादा हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट है, ताल्लुक कायम हो गया है। जब ताल्लुक बनेगा, जब ताल्लुक कायम हो जाएगा तो ताल्लुक कायम होने के नतीजे में हमें बच्चों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ब खुद हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मैं यूं नहीं कहता हूं कि बच्चे को कंट्रोल ना करें, बच्चे को कंट्रोल करने का तरीका बदलना है। कंट्रोल करने के लिए धाक धमकी, खौफ, लालच, जबरदस्ती नहीं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको समझने की कोशिश करें, ताल्लुक बनेगा, फिर आप उससे कोई काम करवाएंगे, वो आपकी बात मानेगा। असातिज़ा को चाहिए कि तलबा के साथ ये रिश्ता कायम करें, टीचर को चाहिए कि अपने स्टूडेंट के साथ ये रिश्ता कायम करें। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि बच्चा जब कंधे तक आ जाए तो बाप को उसका दोस्त बन जाना चाहिए, और बच्ची जब कंधे पर तक आ जाए तो माँ को उसकी सहेली बन जाना चाहिए। वो अपने दुखड़े हमें सुनाए, अपने ख्यालात हमें सुनाए, जो अच्छे बुरे ख्यालात उसके ज़हन में आ रहे हैं वो हमें अपने अंदर पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, ये जो हम करते हैं, कंडीशन, शराइत रखते हैं, तो जो करना पड़ेगा, जब तू करेगा तो तुझे ये मिलेगा, ये जो कंडीशन हम रखते हैं, अगर आपने उसके साथ बातचीत अपनी अच्छी कर ली, उसको सवाल करने का हौसला दिया। हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर सवाल करने को सबसे बुरी बात समझा जाता है। जो बच्चे सवाल नहीं करते बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे सवाल करते हैं ये बच्चे अच्छे बच्चे नहीं। सवाल, आपका अपने बच्चे के साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि इस रिलेशन के नतीजे में बच्चा आपसे खुल जाए, आपसे सवाल करने लग जाए।
मैं एक मिसाल से समझाता हूँ और फिर अपनी बात समेटता हूँ। वक्त चाहिए दोस्तों, ये बातें समझने के लिए हमें वक्त चाहिए। शायद मजलिस का जो मकसद था आपकी नजरों से, आपके हाव भाव से पूरा होता नजर आ रहा है। हमें ये एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी है। तरबियत के नतीजे में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और ये पेरेंटिंग का टॉपिक और पेरेंटिंग का सब्जेक्ट हमारी चर्चाओं में, हमारी बातचीत में आना चाहिए। दुनिया को छोड़ें, अमेरिका का क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमी कहाँ जा रही है, वो अपने ऑफिसों में रखें। जब होटलों पर बैठे, जब दोस्तों की मजलिसों में बैठे, जब शादी ब्याह की मजलिसों में बैठे, जब रिश्तेदार एक हॉल में, एक जगह थोड़ी देर के लिए जमा होकर बातचीत करें, तो वह हमारे टॉपिक में आना चाहिए। पेरेंटिंग, तरबियत, बच्चों की नशोनुमा और बालक उछेर के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। हमारी जिंदगी के बड़े गोल में से एक गोल ये होना चाहिए कि मैं पेरेंटिंग की निस्बत से बेदार हो जाऊं। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक मिसाल से ये तीनों चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनिए। बिल्कुल एक मुकालमा है, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये बात समझ में आए। आपका बच्चा 7 साल का था, आपने उसको एक साइकिल दिला दी, 2 चरखा। बच्चा 10 साल का हुआ, बच्चे की हाइट बढ़ी, साइकिल की गद्दी फट गई, लॉक खराब हो गया, टायर घिस गए, आरे उसके खराब हो गए। बच्चा जो है उसके पांव बड़े हो गए, साइकिल चलाता है तो उसके पांव दर्द करने लगते हैं, उसको अपने दोस्तों के अंदर शर्म आने लगती है। वो 10 साल का हो गया। वो एक मर्तबा आपसे आकर कहता है, आप ऑफिस से थकार कर आए कि अब्बा जान मुझे साइकिल चाहिए। अब एक रवैया क्या है, कंट्रोल, कंडीशन, मॉनिटर, ट्रेनिंग वाला। नहीं मिलेगी साइकिल, हालात बहुत खराब, अभी ऑफिस से आया और अभी तुमने अपना मुतालबा रख दिया। यही चीज बच्चियों के सिलसिले में भी औरतें अपने आप से समझ लें कि उसने कोई महंगे सूट की डिमांड आपके सामने रख दी कि शादी है और इतना महंगा सूट चाहिए, या यूं करना है या यूं करना है। अब उसके साथ हमें डील किस तरीके से करना है। सबसे पहला यह है कि हम उसको डांट डपट कर खामोश कर दें। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका उसके साथ ताल्लुक है तो ये आपको इसकी इजाजत नहीं देगा कि आप उसको एक ही झटके में मना कर दें। ताल्लुक क्या कहेगा कि नहीं, डायरेक्ट तो मना नहीं। अब देखना ये है कि आप उसको साइकिल दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते। अगर नहीं दिला सकते हैं तो उसको हैंडल करने का अलग तरीका है। हम अभी फर्ज कर लेते हैं कि आप इसको साइकिल दिलाना चाहते हैं और आप में ये ताकत है कि आप अपने बच्चे को साइकिल दिला सकते हैं। आपको अब क्या करना है, ताल्लुक कायम करना है। उसको समझाने से ज्यादा समझने पर हमें वक्त खर्च करना है। आप भी मुझको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। सुई आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि आप मकसद लेकर लें। बच्चे को समझाने की फिक्र न करें, आप बैठिए सुकून से और आप इन तीनों चीजों के ऊपर गौर करें। उसकी बात को हमें रिस्पेक्ट देना है, उसको समझने की कोशिश करनी है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन। आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, मुकालमा करना पड़ेगा और साथ में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं इसकी जगह के ऊपर होता और छोटी साइकिल मेरे पास होती, मैं 10 साल का हो जाता और मेरे साथ ये सिचुएशन कायम हो जाती, तो मैं अपने वालिद साहब से क्या उम्मीद और क्या तवक्को करता कि मेरे वालिद साहब का मेरे साथ क्या रवैया होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रही है बात मेरे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन, उसके साथ बातचीत करनी है। हाँ बेटा साइकिल चाहिए, क्यों बेटा, आपके पास तो पुरानी साइकिल तो है, अब आपको नई साइकिल क्यों चाहिए। वो आपको उजवार बतलाएगा।
ये जो मैंने आपको पहले बताया आगे बढ़ रहा है। अब जब वो वजूहात आपको बता रहा है तो आपने जब रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन, ताल्लुकात, मुकालमा अपने आप को उसी जगह के ऊपर रखकर सोचना शुरू किया, आपको लगा कि हाँ साइकिल दिलानी चाहिए, मैं लगा के नहीं लगा और आपकी हैसियत भी है कि आप दिला सकते हैं। अब क्या मजा आया, आपकी बेटी कहती है कि अब्बू ये तो साइकिल देख के भी आया है। ट्रेनिंग, कंट्रोल, कंडीशन, मॉनिटर, ऐसे मौके पर आपको क्या कहता है कि मैंने अभी इजाजत नहीं दी और तो साइकिल देख के भी आ गया। मुझसे पूछे बगैर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू साइकिल देखने के लिए गया। ये है कंट्रोल, कंडीशन, मॉनिटर, डरा धमका कर। और एक बात क्या है, कोई हरज नहीं बेटा, तुम देख कर आए, बहुत अच्छा, कल सुबह हम जाएंगे और देखेंगे कि साइकिल कैसी है। इंशाअल्लाह पहला आप उसको इत्मीनान दें, मैं आपको साइकिल दिला दूंगा। अब मसला ये है कि साइकिल उसकी पसंद क्या है या हमारी पसंद क्या है। देखो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की साइकिल उसको मिले। अब उसका एक तरीका क्या है, कंट्रोल वाला, कंडीशन वाला, डरा धमका के, और एक तरीका क्या है, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन। आप बातचीत कीजिए, आप ताल्लुकात का फायदा उठाएं, उसको ये एहसास दिलाएं कि बेटा मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं वादे का पक्का हूं, मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा और अच्छे से अच्छी साइकिल दिलाऊंगा। आप सुबह गए, आपने देखा कि साइकिल तो है अच्छे लेवल की, लेकिन उसका जो पंखा है वो छोटा है, उसमें कैरियर नहीं है, उसकी सीट जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही और उसके ऊपर वो डंडा लगा हुआ है। अब आप देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, उतरने की कोशिश करेगा तो डंडा लग जाएगा, पाँव नीचे लग नहीं रहे हैं। अगर छोटी साइकिल लेंगे, 1 साल बाद दूसरी नई साइकिल दिलानी पड़ेगी, कई चीजें आपके ज़हन में। अब आप क्या कहें, नहीं ये साइकिल नहीं चाहिए, नंबर 1। समझ रहे? दूसरा तरीका क्या है, आप उसको बताएंगे बेटा अगर ये पंखा छोटा है तो बारिश में जब आप इसको चलाएंगे तो कीचड़ और छींटे आपके पीछे हिस्से को गंदा कर देंगे, इसकी सीट ऊपर नीचे नहीं हो रही है। 1 साल के बाद आपको ये साइकिल भी छोटी लगेगी, इसका डंडा बराबर नहीं है, इससे आपको तकलीफ होगी, इसके टायर पतले हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं, पतले हैं गिरने का खतरा है, बहुत ज्यादा मोटे हैं आपके जिस्म के ऊपर जोर ज्यादा लगेगा। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, उसको आप जो करवाना चाहते हैं उसका नफा नुकसान उसको बैठकर समझाइए, उसके ऊपर थोपिए नहीं। बच्चा जो है आपकी बात डायरेक्ट मानेगा, वो भी थोड़ी देर के लिए समझ जाएगा कि ठीक है आपने ऑर्डर दे दिया, साइकिल वो आपको मिली नहीं या मिली लेकिन वो बच्चा तैयार नहीं है, तो अब आपको कैसे समझाना है। अब आप इनका कोई करीबी हो, हमारे रिश्तेदारों में या दोस्तों में कोई होता है जिसकी बात हम मानते हैं, और मेरी तो ये तमन्ना है कि माँ बाप के बच्चों के लिए माँ बाप वो नमूना बने कि या जो कहेंगे ये हमें समझाएंगे और हमारी बात को कबूल करेंगे। आप उनसे कहिए कि आप इनको समझाएं। दूसरा तरीका, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बच्चा आपको आकर कहता है कि मेरे दोस्त तो कहते हैं कि नहीं यही साइकिल अच्छी है और वो साइकिल अच्छी नहीं है, तो आप अपने बच्चे से कहें कि अपने दोस्तों से बातचीत करें कि मेरे अब्बा ने कहा कि इसमें कीचड़ उड़ेगा, कैरियर नहीं होगा तो स्कूल का बैग कहाँ रखूंगा, खब्बे डूब जाएंगे, सीट ऊपर नीचे नहीं होगी तो 1 साल के अंदर ये साइकिल भी फेल हो जाएगी। नफे नुकसान वाली मुकालमा, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, इसके नतीजे में बच्चा आपके कंट्रोल में भी रहेगा और ताल्लुकात भी खराब नहीं होंगे। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के नतीजे में आपको कंडीशनें रखनी नहीं पड़ेंगी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपने आप का जब जायजा लें तो बच्चों को उसमें हिस्सेदार बनाएं। बेटा आज मैं बहुत देर से आया रात को और मैंने ईशा की नमाज बहुत देर से पढ़ी। मसला ये हो गया कि जिस तवज्जो के साथ मुझे नमाज पढ़नी चाहिए वो मैं नहीं पढ़ सका।
वो बच्चा देख रहा है, आप इसको सिखा नहीं रहे, आप अपने अंदर लाउड थिंकिंग, आप जो सोच रहे हैं जरा जोर से सोचकर अपने बच्चे को इसमें शरीक कर रहे हैं। बच्चे को एक सबक मिल रहा है कि नहीं, नमाज तवज्जो से पढ़नी चाहिए, वक्त पर पढ़नी चाहिए। मेरे अब्बा के दिल के अंदर ये एहसास हो रहा है कि वक्त नमाज में तवज्जो नहीं हुई तो इनको अफसोस हो रहा है। बेटा आज तो मेरा रोजा बहुत अच्छा गया, मैंने इतना कुरान पढ़ा, मैंने इतनी नमाज पढ़ी। इसमें सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में उसको शरीक करना अगर हमारा मकसद होगा तो हमें मकसद तरबियत जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। इसमें बहुत सारी डिटेल है, बहुत फैला हुआ टॉपिक है, इसको मुख्तसर करके आपको समझाने की कोशिश की है। अपनी ज़िंदगी में इस सब्जेक्ट को शामिल करें और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सोचने, समझने और अपने आप को ऐसा बनाने की मशक़ करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मौलाना की बातें सुन रहे थे और कतील शिकाई का एक शेर जो है मेरे ज़हनों में गर्दिश कर रहा था कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। इक़रा किताब अल्लाह तरक़ जिनानहु वतन